कम एंगल पे दिख जाए, ज़्यादा एंगल पे तो बिना टेलीस्कोप का ही दिख जाएगा। तो इसके लिए हम लोग रिजॉल्विंग लिमिट ज़्यादा अच्छा होता है कि कम? कम। जितना रिजॉल्विंग लिमिट कम है उतना अच्छा डिवाइस है। समझ आया? इसलिए आप इसके नीचे लिखेंगे रिजॉल्विंग पावर। इसलिए अब आपको कन्फ्यूजन ना हो तो रिजॉल्विंग पावर लिखो बच्चों। रिजॉल्विंग पावर आरपी बराबर होता है 1/RL। लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन का उल्टा रिजॉल्विंग पावर होगा। तो रिजॉल्विंग पावर पूछेगा तो D/1.22 लैम्डा। तो विच टेलीस्कोप इज द बेस्ट हैविंग मोर ऑब्जेक्टिव डायमीटर एंड यूज्ड फॉर लेस वेवलेंथ। वेवलेंथ कम हो जिस पे कि वो हम ऑब्जेक्ट को समझ पाएँ, लोअर वेवलेंथ के चीज़ों को हम देख पाएँ, और डायमीटर ज़्यादा हो, उसे हम लोग कहेंगे अच्छा टेलीस्कोप। तो दिस इज द रिजॉल्विंग पावर ऑफ, नाम लिख दो इसका, रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप। रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप। अभी हम टेलीस्कोप जब पढ़ाएंगे तो ये भी थोड़ा थोड़ा आपको सपोर्ट करेगा जो यहाँ पे आप लोग पढ़ रहे हैं। ये वेव नेचर की वजह से आ रहा है बच्चों। अब जब टेलीस्कोप पढ़ लिए तो माइक्रोस्कोप की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन चलो लिख लेते हैं। अब आप लिखेंगे माइक्रोस्कोप। रेजोल्यूशन लिमिट बराबर 1.22 लैम्डा। देखो ये नहीं बदलता, 1.22 रेलीज का कांस्टेंट है, वो नहीं बदलता। वेवलेंथ है, वो नहीं बदलता। इसमें डी लिखा हुआ है और इसमें हम लोग लिखते हैं 2 म्यू साइन थीटा। ये पेपर में आया हुआ है, इसे कहते हैं न्यूमेरिक अपर्चर। आईआईटी के पेपर में लिखा हुआ था कि न्यूमेरिक अपर्चर क्या है, एडवांस के पेपर में वो बच्चे नहीं समझ पाए कि न्यूमेरिक अपर्चर क्या है। यही है न्यूमेरिक अपर्चर, 2 म्यू साइन थीटा। अभी माइक्रोस्कोप पढ़ाऊँगा तो ये चीज़ वहाँ पे मैं लिख के दिखाऊँगा अभी। 2 म्यू साइन थीटा। और इसकी यूनिट क्या होती है? रेडियन नहीं, इसकी यूनिट मीटर होती है। क्या होती है? मीटर। रेडियन नहीं होती उसकी। और ये न्यूमेरिक है, इसका कोई यूनिट नहीं है, और इसका यूनिट है और इसका कोई यूनिट नहीं है। इसे बोलते हैं न्यूमेरिक अपर्चर। उसमें देखो यूनिट तो यूनिटलेस होके एंगल बन गया था, एंगल का कोई डायमेंशन नहीं होता। और यहाँ पे इसका डायमेंशन क्या है? ये अलमाने मीटर है। तो बच्चों न्यूमेरिक अपर्चर बराबर 2 म्यू साइन थीटा। म्यू साइन थीटा नहीं, 2 म्यू साइन थीटा। ऑप्शन में लिखा हुआ था म्यू साइन थीटा, 2 म्यू साइन थीटा, स्मॉल डी 1 पूरा वैल्यू भी लिख दिया था, 1.22 लैम्डा बाई डी ऐसे करके लिख दिया था। तो चलिए ये आपका इतना काम ख़त्म हो गया। अब बच्चों डिफ्रैक्शन का हमारे पूरे सिलेबस में इसके अलावा कोई यूज नहीं है। तो ये टॉपिक आपका कम्प्लीटली फिनिश हो गया। एक्सपेरिमेंटल, थ्योरेटिकल, सारी बात, सबको पूरी कहानी समझ आई। अब आप इसका तीसरा और आखिरी लाइन पढ़ेंगे, पोलराइजेशन। तो अब अगला लिखिए पोलराइजेशन। ये ख़त्म हो गया, तो इसमें क्या करोगे? ख़त्म तो ख़त्म। अब हम पोलराइजेशन की बात करेंगे। कोई भी वेव लॉन्गिट्यूडनल है कि ट्रांसवर्स है, वो कैसे पता चलेगा? अगर वो पोलराइज हो जाए तो इसका मतलब वो ट्रांसवर्स वेव है, और अगर वो पोलराइज ना हो तो लॉन्गिट्यूडनल वेव है। तो पूछा जाता है कि हम वेव को कैसे समझ पाते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल है कि ट्रांसवर्स? तो उसका आंसर है ड्यू टू पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन का मतलब क्या है? एक एक्टिविटी है जिससे हम वेव को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि कौन लॉन्गिट्यूडनल है, कौन ट्रांसवर्स है। तो हम लिखेंगे ट्रांसवर्स वेव कैन बी पोलराइज।